हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि कैसे यूएस दोबारा से इस एग्रीमेंट पर कमबैक करेगा। पिछले राष्ट्रपति जो वहां थे मिस्टर ट्रंप, उन्होंने इस एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे जो नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन है, उन्होंने अपने पहले ही दिन जैसे ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला 20 जनवरी को उन्होंने ओथ ली, पहले ही दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो पेरिस एग्रीमेंट पैक्ट पर दोबारा आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बिहार पुलिस के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद में हम नेपाल की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वहां पर एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी को हमारे यहाँ बजट आने वाला है, तो बजट को लेकर के कुछ संभावनाएं प्रकट की गई हैं, कुछ आशाएं दिखाई गई हैं, कुछ सजेशन दिए गए हैं कि हमारा जो बजट है वो कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा हम फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के आज 26 जनवरी को दिल्ली में वो परेड निकालने वाले हैं, ट्रैक्टर परेड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है यूएस से संबंधित। यूएस ने क्या किया है, जैसे ही यूएस में नए राष्ट्रपति बने हैं 46 नंबर के मिस्टर बाइडेन, और वहां पर राष्ट्रपति हैं मिस्टर बाइडेन और वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। तो उन्होंने बोला है, जैसे ही वो पहले दिन उन्होंने 20 जनवरी को वहां फिक्स होता है ओथ लेना, जैसे ही उन्होंने ओथ की, उन्होंने बोला कि हम जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो हमारे पहले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप पीछे हाथ खींच लिए थे, हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इस एग्रीमेंट में हम दोबारा आना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो इनिशिएटिव था वो इंडिया और फ्रांस दोनों देशों ने साथ मिलकर के चलाया था। कोप की मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग में इंडिया और फ्रांस ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। 2016 में ये एग्रीमेंट अडॉप्ट कर लिया गया था 196 पार्टीज के द्वारा। इसमें देखो टारगेट फिक्स किया गया था। टारगेट ये फिक्स किया गया था कि जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाएगा। प्री इंडस्ट्रियल एरिया को, प्री इंडस्ट्रियल का जो समय था उस समय के लेवल को आधार मान करके जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये तो टारगेट था मेन रूप से, लेकिन इससे भी ज्यादा ये बोला गया था कि 2 डिग्री तो टारगेट लिया गया है, वैसे काम इस तरीके से किया जाएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टारगेट जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ज्यादा इंक्रीज ना हो। इसके अलावा जो प्रत्येक कंट्री, ईच कंट्री, जो 196 पार्टीज 196 कंट्रीज ने जो साइन किए थे इस एग्रीमेंट पर, उन प्रत्येक कंट्रीज को अपने अपने खुद के भी डाटा, खुद के भी टारगेट फिक्स करने थे। इंडिया ने भी कुछ टारगेट अपने फिक्स किए थे। इंडिया ने बोला था कि मैं 33 से 35% तक अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करूंगी। इसके अलावा 40% तक जितनी भी एनर्जी मेरे यहाँ यूज होती है उसमें 40% तक जो एनर्जी है वो मैं ऐसे प्रोडक्ट से यूज करूंगी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिनको दोबारा रिप्रोडक्ट किया जा सके। ये 2030 तक इंडिया ने टारगेट फिक्स किए थे। इसी तरीके से हर देश ने अपने टारगेट फिक्स किए थे। इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज का या पुअर कंट्रीज का साथ देना था, ताकि वो कंट्रीज भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में साथ दे सके। ये था पेरिस क्लाइमेट। 2015 में साइन हो गया, 2016 में अस्तित्व में आ गया। ठीक है, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 2017 में यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम मिस्टर ट्रंप थे, वो बोलते हैं कि हम तो इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो भी इसमें टारगेट फिक्स किए गए हैं वो यूएस के लिए सही नहीं है। अब देखो, ये जो एग्रीमेंट था इसमें अगर कोई भी पार्टी ने साइन किया था तो वो 3 साल से पहले उससे पीछे नहीं हट सकती थी। इस तरीके से 4 नवंबर 2019 को यूएस इससे पीछे हटना चाह रहा था और हट गया। अब दोबारा से जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो दोबारा से इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 21.3 है वो ये एसेस करता है, ये स्वीकार करता है कि कोई भी नई पार्टी दोबारा से अगर इसमें आना चाहे तो वो आ सकती है। और इस तरीके से 19 फरवरी 2021 से यूएस इसको ज्वाइन कर सकता है। अब देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ना, हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जो क्लाइमेट चेंज की आज बात की जा रही है, कब सबसे पहले कहां पर ऐसा कुछ हुआ था। 1957 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के चेयर थे। वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है
देखो, उन्होंने सबसे पहले थॉमस एफ मेलोन जो MIT साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जर्नल फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेटोलॉजी पब्लिश की थी। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि जिस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं ना, उससे हमारी जो आने वाली जो सिविलाइजेशन है उसके लिए काफी खतरनाक होने वाला है। उसके नेक्स्ट ईयर ही 1957 में इन्होंने अपनी वो जो पब्लिश है एक रिपोर्ट है वो पब्लिश की। नेक्स्ट ईयर ही चार्ल्स कीलिंग ने, बाद में इन्हीं के नाम से कीलिंग कर्व के नाम से जाना जाता है, 1958 में उन्होंने अपने मेंटर्स के साथ में मिलकर के, हैरी वैक्सलर और रोजर रेवेले उनका नाम था, उनके साथ मिलकर के कुछ मेजरमेंट किए और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन है इसके बारे में उन्होंने मेजरमेंट किया था। और ये कहाँ किया था उन्होंने? मोना लाऊ हवाई में एक लेबोरेटरी है, वहां पर उन्होंने ये सारी चीजें की थी। 1965 में प्रेसिडेंट थे एक मिस्टर लिंडन जॉनसन, उन्होंने उनकी एक साइंस एडवाइजरी कमेटी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1965 में, जिस रिपोर्ट का नाम था रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से सन 2000, कब की बात चल रही है? 1965 की, मतलब 1965 में ही लोग अवेयर हो गए थे कि हमें हमारा जो CO2 का जो एमिशन हम कर रहे हैं ना वो कम करना पड़ेगा, नहीं हमारे लिए ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने 1965 में एक बात बोली कि अगर इसी तरीके से इंक्रीज होता गया तो सन 2000 आते आते जो CO2 का जो लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 25% तक इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो क्या आता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो एवरेज है वो तब तक 19वीं शताब्दी जब तक खत्म होती है तब तक हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर था ग्लोबल, मतलब पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है उसका जो औसत है वो लगभग आधा डिग्री तो बढ़ चुका था। और ये सब कुछ जो हुआ था उसके जो एविडेंस है वो बिल्कुल क्लियर थे कि माइनिंग जो है वो वास्ट क्वांटिटीज में की गई थी फॉसिल फ्यूल्स की अर्थ से, और इंजन से जो बर्निंग हो रही थी, इन सब से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अब देखो 1970 के आते आते लोग काफी इसमें इंटरेस्ट होने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 1979 में एक नेशनल रिसर्च काउंसिल जिसको कमीशन किया गया था प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर के द्वारा और उसको चेयर्ड किया गया था जूल चार्ने के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो CO2 है ना एटमॉस्फेयर में, जो CO2 है वो डबल हो गई है। आधार किसको माना था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल को अगर बात की जाए तो उस अकॉर्डिंग जो CO2 है वो डबल हो गई है और इसकी वजह से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज हो गया है, ऐसा उन्होंने बोला था। इसके बाद में US कांग्रेस ने एक एक्ट को पास किया, नेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम एक्ट। इसके लिए उन्होंने ये बोला कि जो भी आप मैन इंड्यूस्ड क्लाइमेट प्रोसेस चल रहे हो उससे क्या इंपैक्ट होगी, इन सबको डिस्कस करने की कोशिश की गई। और इस नेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम एक्ट के तहत $120 मिलियन दिए गए ताकि पहले 2 साल में इनको, मतलब ये जो भी यहाँ पर डिस्कवरी हो रही थी, जो भी प्रोसीजर चल रहा था, उन सब पर खर्च करने के लिए इस प्रोग्राम में इतना रुपए खर्च किया गया था। अब बाद में क्या होता है, देखो US काफी अवेयर था और वहां पर बहुत समय पहले से ही अवेयरनेस चल रही थी कि एटमॉस्फेयर को हम काफी हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर बहुत सारी कंपनीज थी जैसे ऑयल कंपनीज, वो ये नहीं चाहती थी कि ये क्या हो, इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो। वो ये चाहते थे कि जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दो। इसके लिए उन्होंने लॉबीज करना क्रिएट कर दिया, मतलब जो वहां के कांग्रेस के जो लोग थे उनको पैसा देना या उनके लिए उनको स्पॉन्सर करना, ये काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके खिलाफ कोई भी लॉ पास ना हो सके। क्योंकि अगर ऐसा कोई लॉ पास होता है एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट कंसर्निंग कोई लॉ पास होता है, तो एक तरीके से उन कंपनियों को नुकसान होने वाला था। अब वो प्रोटेस्ट तो कर रही थी 1970 से ही, वो उन्होंने ऐसा बोलने लग गए थे, लेकिन उनको एक अच्छा मोटिव मिल गया कि 1973 में जब अरब और इजराइल वार हुआ ना, तो उस समय में एनर्जी क्राइसिस हो गया। उसके बाद में अमेरिका ने कोशिश की कि वो इन क्रूड ऑयल जैसे जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उन्होंने खुद के वहां पर इतना एक्सप्लोरेशन बढ़ा दिया ताकि उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।
अब ये जो कंपनीज जो कर रही थी, मतलब वो चाह रही थी कि एनवायरमेंट कंसर्न ज्यादा ना हो, तो उनके लिए एक अच्छा काम हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, इसके बाद में यूएस जो है वो तो रेगुलर काम करता जा रहा था, लेकिन अब यूएन भी 1992 के लगभग ये यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी तरफ से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब आईपीसीसी ऐसा एस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशंस ने, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पब्लिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो सबको प्रोवाइड हो सके। इसके बाद में 1992 में ही यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज करवाएगी, ताकि एड्रेस किया जा सके कि क्लाइमेट चेंज कैसे, मतलब क्लाइमेट चेंज कैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज हो रहा है और उससे फ्यूचर में क्या क्या कंसर्न क्रिएट होने वाले हैं। ये जो 1992 में जो यूएनएफसीसी जो ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसको रियो समिट, रियो में ब्राजील की जो राजधानी थी उस समय ब्राजील रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज हुई थी, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड असेसमेंट हुआ था आईपीसीसी का 1995 में, और उसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल क्लाइमेट को रीअफर्म किया गया था कि मतलब मानव की वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो काफी चेंज हो रहा है। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आई, उसमें ये बोला गया, यूएस ने सीनेट ने ये पास किया कि हम जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो तो अपना कम कर नहीं रही है जो भी एमिशन है, और सिर्फ हमें कम एमिशन हमारा कम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी है उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए जो यूएस है उसने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया था। उसके बाद में कीलिंग कर्व एमिशन आया। उस कीलिंग कर्व एमिशन में क्या होता है, 1958 को बेस मान करके 1958 को बेस माना गया, और उसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी CO2 है। तो 1958 में देखो CO2 थी 313 ppm, और अब 2020 की बात करें तो 410 ppm ज्यादा है। मतलब कीलिंग कर्व एमिशन जो CO2 का कंसंट्रेशन नापने के लिए किया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन है। अब देखो, सीधी सी अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, पहले भी अमेरिका काफी अवेयर था एनवायरनमेंट को लेकर के, बहुत समय पहले से 1957 से ही उसने तो स्टार्ट कर दिया था अपने प्रोग्राम। अब जो नए तरीके से मिस्टर ट्रंप ने 4 साल जो एंटी एनवायरनमेंट जो काम किया है, एंटी क्लाइमेट एक्शन जो काम किया है, तो नए राष्ट्रपति ने साइन करके अब सिर्फ साइन करने से, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर आपने साइन करने रीजॉइन कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो यूएस है उसको एज ए डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में एक रोल प्ले करना होगा, खुद के भी एमिशन उन्हें कम करने होंगे। इसके अलावा जो यूएस है उनको पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को भी सपोर्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी में भी और फंड्स में भी, ताकि वहां से भी अगर डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप देखो उनके पास तो फंड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वो कर्व कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है और पुअर कंट्रीज है उनके पास ना मनी होता है, उनकी इकोनॉमी इतनी नहीं होती कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके एनवायरनमेंट के लिए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको सपोर्ट करना होगा। इसके अलावा देखो, अगर फॉसिल फ्यूल लॉबी होती है वहां पर तो उनके ऊपर बैंड नहीं होना है, जो भी मतलब जो भी इसमें टारगेट फिक्स किए गए हैं उनके लिए ढंग से काम करना है। तो ये सब कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता है, जो भी टारगेट फिक्स किए गए हैं 2030 तक या 2050 तक, सिर्फ वो टारगेट रह जाएंगे, उनको अचीव नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो हमारे बजट्स को लेकर के है। 1 फरवरी को हमारे यहाँ पर बजट पेश होने वाला है। अब उस बजट में क्या होगा, उससे कैसे, देखो कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो काफी स्लो डाउन हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अब बजट आने वाला है उसमें किस चीज को ध्यान रखा जाए, ताकि हमारे यहाँ पर जो भी स्लो डाउन आया है, स्पेशली सिर्फ इंडिया की बात नहीं की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, जो भी स्लो डाउन आया है उसको दोबारा से रीगेन किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 1929-30 के समय की बात है, जब अमेरिका में बहुत ज्यादा स्लो डाउन चल रहा था। जब अमेरिका में स्लो डाउन चल रहा था तो वहां पर एक नए राष्ट्रपति आए थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और जब वो राष्ट्रपति बने 1933 में, तो वो एक नई स्कीम के साथ आए थे जिसको बोला गया है न्यू डील। तो उनसे किसी जोनाथन अल्टन ने उनसे एक बात पूछी थी कि अगर आपका प्रोग्राम सक्सीड हो जाता है, आप ये न्यू डील जो स्कीम लेकर के आए हो, अगर ये सक्सीड हो जाता है तो
अगर ये सक्सीड हो जाता है तो आप ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट होगे अमेरिकन हिस्ट्री में, और अगर ये फेल हो जाता है तो आप वर्स्ट, सबसे वर्स्ट वन होगे। तो रूजवेल्ट ने एक रिप्लाई किया था, उन्होंने बोला था कि अगर ये फेल हो जाता है तो मैं लास्ट होऊंगा प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब अमेरिका इस लायक बचेगा ही नहीं कि वो बाद में अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर पाए। तो देखो इकोनॉमी जो होती है ना किसी भी देश की, वो किसी भी देश की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो उसकी पॉलिटी, वो सबको इफेक्ट करने वाली चीज होती है। इसी तरीके से यूएस, वर्तमान समय में वहां नए राष्ट्रपति आए हैं जो बाइडेन, जिन्होंने 20 जनवरी को ओथ ली है, और इस समय अमेरिका फिर से वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को दोबारा से, मतलब वहां चल रहा है वर्स्ट क्राइसिस, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या है कि जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने 1.9 ट्रिलियन का प्लान किया है, और इस 1.9 ट्रिलियन के प्लान में 1400 रुपए पर पर्सन पेमेंट दिया जाएगा। जो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ गया है उस सबको क्या किया जाएगा, दोबारा से इंक्रीज किया जाएगा, मतलब अनएम्प्लॉयड जो लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या बढ़ गई है उसको खत्म करने की कोशिश किया जाएगी। लोकल जो गवर्नमेंट है उनको असिस्टेंट दिया जाएगा। ये जो पैसा, ये जो प्लानिंग दी है ना, इस पैसे का यूज यहाँ किया जाएगा। जो वैक्सीन रोल आउट है उसको सपोर्ट करने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा, और 1 घंटे का $15 मिनिमम वेज किया जाएगा। सेम इसी तरीके से इंडिया में देखो फाइनेंस बजट आने वाला है। अब इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया भी तो एक तरीके से क्राइसिस से, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की हर देश क्राइसिस से गुजर रहा है। तो देखो इंडिया पहले ही अनाउंस कर चुका है एक पैकेज 20 लाख करोड़ का। इस सबसे अच्छी बात है कि पेंडेमिक के समय में जब हमारे पास में ना इकोनॉमी हमारी अच्छी थी, ना हमारे पास में पैसा था, तो सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने काम किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो एक तरीके से जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसके अलावा रूरल और अर्बन दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जो हमारे हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट है उनको बढ़ाने की जरूरत है, तो हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, तो आएगा कहां से? तो यहाँ पर 2 इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी गाइडलाइंस को, उनकी थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक तो केनेस है और एक है पॉल क्रूगरम। उन्होंने ये बोला है कि देखो सरकार को पैसा खर्च करने से नहीं डरना चाहिए। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा, दोनों ने अपनी थ्योरी में ये बोला है कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे। हालांकि इससे ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने से नहीं डरना चाहिए। वो सब कुछ और कम, उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों के हाथ में पैसा आना ज्यादा जरूरी है, लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट होना ज्यादा जरूरी है। उससे उनको ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है और उनके पास में मनी नहीं है। तो लोगों को, जो गवर्नमेंट है उसको मनी को, जो लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको इंक्रीज करना होगा। हालांकि उसकी वजह से इन्फ्लेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो इंडिया की जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ रुपए की है। सबसे पहले इंडिया को प्रायोरिटी देना, मतलब जो बजट हो उसके लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि बजट में क्या करना चाहिए। इंडिया को हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखो जब कोविड-19 आया तो उस समय हमारे हेल्थ जो सेक्टर है उसकी असलियत सामने आई। 10,000 जो लोग होते हैं ना, उसके ऊपर सिर्फ इंडिया में 5 बेड अवेलेबल हैं। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2020, उसमें इंडिया को बेड अवेलेबिलिटी में 155 रैंक दी गई थी। एक्सपर्ट्स ने ये ओपिनियन दिया है कि गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज करना चाहिए। जीडीपी का मतलब अभी 1.5% वहां खर्च किया जाता है, उसको 2.5% तक स्पेंडिंग वहां होनी चाहिए। दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसमें यह सोचा गया था कि 2025 तक उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे 111 लाख करोड़। ठीक है, उस 111 लाख करोड़ में क्या होगा, 6800 जो प्रोजेक्ट्स हैं, 6800 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये पैसा खर्च किया जाएगा।
देखो इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है इसके बारे में सबसे पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पीच है 2019 का, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बोला था। दूसरा उन्होंने एक प्रपोजल और दिया था कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसको भी बनाया जाएगा, हालांकि इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हो पाया है। अब इंडिया ये पैसा तो खर्च कर देगी, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? देखो ये पैसा, ये रेवेन्यू आएगा एक तो जीएसटी से, इंडिया को अच्छा, क्योंकि जीएसटी पूरे देश में एक टैक्स जो स्कीम इंडिया ने लागू की है, तो जीएसटी की वजह से इंडिया के पास में पैसा आएगा। दूसरा इंडिया के पास में जो पैसा आएगा, देखो 10% तक, ये हमारे जो अरविंद पनगड़िया है ना, उन्होंने एक बात बोली है कि हमारे इंडिया में न्यू लेबर कोड्स, न्यू फार्म लॉज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, लो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सिंगल नेशन वाइड जीएसटी, वाइड स्प्रेड डिजिटलाइजेशन, ये सब कुछ तो इंडिया ने लगा दिया है। इसके साथ साथ में अगर प्राइवेटाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन इन सब को भी एक साथ इंक्लूड किया जाए तो क्या होगा, जो हमारी ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। इस तरीके से कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है उसको दोबारा से रीगेन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो इस तरीके की डबल परेड, मतलब सुबह हमारी जो 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और शाम को जब ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाली परेड सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के आसपास, उनको ये अनुमति दी गई है कि आप भी वहां जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये दिल्ली पुलिस ने उनको बोला था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है कि देखो रिपब्लिक डे फार्मर्स रेगुलर उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत तरीके से, जो भी उनको हक दिया गया है, जो भी उनको एक तरीके से जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका गलत तरीके से वो यूज ना करें। अब यहां पर इस आर्टिकल में एक बात और बोली गई है, जो गवर्नमेंट है उसको भी अवेयर रहना चाहिए। किस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए? उनको अवेयर रहना चाहिए कि बार बार जो गवर्नमेंट है वो आरोप लगा रही है कि जो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फार्मर्स हैं ही नहीं, उनको तो स्पॉन्सर किया जा रहा है किसी एनजीओ के थ्रू जो विदेश में चलता है, यूके में चलता है, या फिर जो अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो ये गलत है। जो भी फार्मर्स के जो भी इश्यूज हैं उनको गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, और जो भी सोसाइटी की तरफ से फार्मर्स का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है रेगुलर, उसको गवर्नमेंट को अवेयर होना चाहिए और उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो बिहार पुलिस सर्कुलर है। बिहार पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है गवर्नमेंट के खिलाफ में, मिनिस्टर्स के खिलाफ में या ऑफिशियल्स के खिलाफ में, तो उनके ऊपर कानून जो है, कानून देखो आईटी एक्ट जो है उसका 66A आर्टिकल, उसका इसमें संज्ञान दिया गया है, उसको ध्यान में रख करके बिहार पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो बिहार पुलिस है उनको जो कानून है उनके बारे में इग्नोरेंस है। इसी की वजह से जब इग्नोरेंस है तो उनको पता ही नहीं है कि आईटी एक्ट के थ्रू जब ऐसा कोई पोस्ट करता है तो उसको क्राइम माना जाता है या नहीं माना जाता। 2015 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस प्रकार के क्राइम को कि जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप अपने जो व्यू रखते हो उसके थ्रू, उसके आधार पर आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल में बताया गया है कि बिहार पुलिस ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए कि ऐसे हमारे यहाँ पर कोई लॉ है या नहीं है। बाद में उन्होंने इसको अमेंड किया और ये बोला है कि जो भी अगर गलत तरीके की लैंग्वेज यूज करके ऐसा कोई काम करेगा तो उसको एज ए ऑफेंस के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो नेपाल की। देखो नेपाल की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है कि नेपाल में केपी ओली वहां के पीएम है और उन्होंने वहां की पावर को गेन करने के लिए वहां जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने प्रचंड दहल के साथ मिल करके दो पार्टी बनाई। दो अलग अलग गुट थे। प्रचंड दहल की अलग पार्टी थी और केपी शर्मा ओली की अलग पार्टी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ मर्ज किया, मर्ज करके एक बड़ी पार्टी बना ली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी।
अब जो उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस थे वो दोबारा क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि प्रचंड दहल ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया है। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं, देखो ऐसा सिर्फ नेपाल में नहीं चल रहा है, युगांडा के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि युगांडा में भी ऐसा सेम कि वहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर ऑटोक्रेसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो पावर है उसको शेयर ही नहीं करना चाह रहे हैं वहां के हेड है, सेम यही प्रोसीजर है। तो अगर अगर पावर इस तरीके से एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है ना, तो वो डेमोक्रेसी ना रह करके ऑटोक्रेसी क्रिएट हो जाती है। तो ये तो हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया। देखो एक हम न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सुबह हमने एक न्यूज डिस्कस की थी कि नाकुला पास के पास में, नाकुला पास जो सिक्किम में है, इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है उसके पास है नाकुला पास। उस नाकुला पास में इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो इसको लेकर के एक डिलेमा क्रिएट हो सकता है कि नाकुला है या नाथुला है। देखो नाथुला पास यहां पर गिरता है जहां पर चुंबी वैली है, यहां पर तिब्बत और यहां पर सिक्किम, यहां पर गिरेगा नाथुला पास। नाकुला पास यहां पर है जहां से तीस्ता रिवर भी निकलती है। सुबह वाला जो हमारा डिस्कशन था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि तीस्ता रिवर के पास है नाकुला पास, और तीस्ता रिवर सिक्किम और वेस्ट बंगाल में बहती हुई उसके बाद में जो बांग्लादेश है वहां पर प्रवेश कर जाती है। तो नाकुला पास और नाथुला पास अलग अलग है, इनमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।